और डेली क्लास लेते हैं हम लाइव। तो लाइव आ सकते हैं आप और क्लास डेली कर सकते हैं, ठीक है। डेली क्लास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। देखिए अध्याय 2 को हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पढ़ रहे हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे? अम्ल को बोलते हैं एसिड। क्षारक एक होता है क्षार और एक होता है क्षारक। तो ये क्या है? क्षारक, यानी कि बेसस बोलते हैं इसको, बेसस। ओके। और एक होता है लवण, इसको हम बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। तो एसिड, बेस एंड साल्ट। बेस का मतलब होता है क्षार। क्या होता है? बेस का मतलब होता है क्षार। तो ये अंतर है, ये अंतर है, इतना सा अंतर है क्षारक और क्षार में। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को आप। और मैं आपको बता दूं, बहुत पेशेंस के साथ क्लास करना है आपको, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य है आपका बेसिक ठीक करना। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा है, रासायनिक विज्ञान का रा नहीं पढ़ा है। ओके बच्चे, हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो एक अलग बात है, लेकिन आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक है ये मान के चल रहा हूँ, और पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी का एक एक शब्द को डिटेल में पढ़ना है, एक एक शब्द डिटेल में पढ़ना है, कोई शब्द नहीं छूट जाए, और एक हर एक शब्द का अर्थ भी समझना है। इसलिए क्लास यूट्यूब पर आपको मिल रही है एकदम से फ्री। धीरे धीरे आप पूरी क्लास कवर कर लीजिएगा, एक एक क्लास को पेशेंस के साथ, धैर्य बनाकर, सब्र के साथ, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो कोई फायदा नहीं। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। भोजन करते ही हैं आप लोग, और हम भी करते हैं भोजन, इसमें कोई शक नहीं है, सभी करते हैं दुनिया में, चाहे कोई भी सजीव हो भोजन करता ही है। तो भोजन का जो जो स्वाद है वो कभी कभी आप देखते होंगे खट्टा हो गया। आज जैसे दही खाते हैं तो एकदम से खट्टा लगता है, नींबू खाते हैं तो खट्टा लगता है, और कभी कभी भोजन हमें कड़वा दिखाई देता है। कड़वा दिखाई नहीं देता है, मतलब कड़वा लगता है, ठीक है। तो भोजन हमें कभी खट्टा कभी कड़वा लगता है, ये किस वजह से लगता है? ऐसा क्या होता है भोजन के अंदर? तो भोजन के अंदर होता है, अगर भोजन खट्टा दिखाई दे रहा है तो भोजन खट्टा होता है अम्ल के कारण, और भोजन कड़वा होता है क्षारक के कारण। किसके कारण बच्चे? क्षारक के कारण, ठीक है। तो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, कभी कभी ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो यहाँ पर अम्लता जो लिखी हुई है उसी को हम बोल देते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? एसिडिटी। और एसिडिटी कब होती है? जब हमारे पेट में, यानी कि हमारे जो अमाशय होता है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो अम्लता होती है। तो अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हैं, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? पहला क्वेश्चन यह है, अगर किसी बच्चे को एसिडिटी हो जाती है, किसी भी सदस्य को एसिडिटी हो जाती है, तो आखिर आपके पास क्या उपाय है? उस एसिडिटी को कैसे ठीक करेंगे, कैसे उपचार करेंगे उसका? तो ध्यान रखना, अम्ल अगर बढ़ जाता है तो क्षार देंगे, क्षारक देंगे, और अगर क्षारक बढ़ जाता है तो अम्ल देखेंगे देंगे, यानी कि उदासीन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ आपको पहले ही। हाँ बच्चे, सही आ गई है, बर होती है ना, काट लेती है अभी। बहुत कुछ है इस क्लास में, हर एक चीज़ क्लास देखिए, अभी कटने से बच गए थे हम। तो यहाँ पर देखिए, देखिए अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हमें क्षार का यूज़ करना पड़ेगा, या हमें क्षारक देना पड़ेगा। अभी हम क्लियर करते हैं क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक है। तो अम्ल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर क्षार बढ़ जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्षार बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे? अम्ल की मात्रा बढ़ा देंगे। तो ये क्या होते हैं? उदासीनता को दिखाते हैं, ठीक है। अम्ल बढ़ जाता है तो क्षार ले लीजिए, और क्षार बढ़ जाता है तो अम्ल ले लीजिए।
तो बच्चे आपको यहाँ पर अब समझ में आता होगा कि आखिर जब कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम या तो नींबू पानी पीते हैं, या सिरका लेते हैं, या बेकिंग सोडा का विलयन लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यही हमारे पास उपचार है। ठीक है, देखिए उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करता है। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। अगर कुल मिलाकर एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर अम्ल बढ़ जाएगा तो क्या लोगे आप? एक दूसरे के अपोजिट तो ही लोगे, तो क्षार ले लीजिए जल्दी से। और क्षार बढ़ जाएगा तो क्या ले लेंगे? अम्ल ले लेंगे, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, ये समाप्त करते हैं। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। कभी कभी ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको हम नहीं चख सकते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे वो खट्टा है या कड़वा है? तो उसका भी कोई उपाय होगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ भोजन ही नहीं है जो हम खट्टा और कड़वा बताएं, क्योंकि उसको तो चख सकते हैं, स्वाद बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको हम नहीं खाते हैं, जिसका खाने से कोई संबंध ही नहीं है, तो उसका भी अम्ल और क्षार की मात्रा हमें बताना होता है। तो कैसे बताएंगे बिना चखे? उसको भी हमें समझना है पड़ेगा बच्चे। अब देखिए, आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आप अभी जान चुके हैं, पहले चाहे जानते नहीं जानते थे, लेकिन फिलहाल अब तो आप जान चुके हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को, यानी कि एक पेपर होता है जो पहचान करते हैं जिससे हम अम्लों की, क्षार की, तो ये नीले लिटमस पत्र को या पेपर को लाल कर देता है। जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देता है। और लिटमस क्या होता है? लिटमस को थोड़ा समझ लीजिए, मैं फिर आप डायग्राम बना दूंगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसको ध्यान रखना है, ये पूछते हैं क्वेश्चन 1 नंबर में। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसी प्रकार हल्दी, जो हल्दी है टर्मरिक, भी एक ऐसा ही सूचक है, वो भी प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से पीले रंग का हो जाता है? तो ऐसा होता है, कोई सब्जी गिर गई है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा साबुन से उसको रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते भूरे रंग का हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो कपड़े का जो कलर था वो पीले रंग का हो गया। मतलब नुकसान हो गया हमारा। सफ़ेद कलर का कुर्ता पहन लेंगे आप, खाना खाने जा रहे हैं शादी में, और बहुत सारा जो है आपका तरकारी है वो गिर गई है, तरकारी बोलते हैं ना, सब्जी गिर गई है, तो ऐसे में क्या होगा? सब बर्बाद। साबुन से धोएंगे, उसके बाद फिर उसको जो है अच्छे तरीके से धोने के बाद भी आप देखते हैं उसका कलर जो हो जाएगा बाद में पीला हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए क्या करेंगे आप? संश्लेषित सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनॉल, फिनोल्फथेलिन का भी उपयोग करते हैं। तो बच्चे में इसे पैराग्राफ को एक नेक्स्ट पेज पर समझा देता हूँ क्या है ये मतलब। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर है, ध्यान रखना। चाहे क्लास लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उस सेशन में हम कवर कर लेंगे। और अब समझना है हमें अम्ल को अच्छी तरीके से। देखिए अम्ल है क्या? अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल खट्टा होता है। ठीक है, या किसी भी सब्जी है या कोई भी मटेरियल है जहाँ पर अम्ल होगा, अगर उसे चखेंगे तो वो खट्टा होगा। दूसरी बात है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरी बात क्या है? अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, लाल कर देगा। और अम्ल के अंदर एक विशेष पहचान और भी है बच्चे, ये इसको ध्यान रखना। एक पहचान और भी है अम्ल की। अम्ल के अंदर एच पॉजिटिव आयन की जो सांद्रता है ये वो ज़्यादा होती है। एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी कि एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
ये विशेष पहचान है अम्ल की। और अगर बात आती है क्षार की, या क्षारक बोल दीजिए, क्षार की, जो क्षार है उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये क्या करेगा, इसका काम कुछ नहीं है, लाल लिटमस पेपर को, ये क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को, पेपर लिख दीजिए, ठीक है, पेपर को क्या कर देगा, ये नीला कर देगा, उल्टा एकदम से रिवर्स काम करेगा। और इसमें क्या होते हैं, OH पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। OH पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होगी, ठीक है, सांद्रता ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना, अम्ल की मात्रा बढ़ने से होती है एसिडिटी, क्या होती है, अगर मात्रा बढ़ जाएगी पेट में तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, अम्लता की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इसे ही बोलते हैं अम्लता, ऐठन मचती है फिर पेट में बहुत ज़्यादा। और इन सब की पहचान हम कुछ अलग तरीके से भी करते हैं। एक होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को भी समझ लीजिए यहाँ पर। लिटमस पेपर क्या होता है फिर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है अम्ल और क्षार के बारे में। किसके बारे में पता चलता है बच्चे, अम्ल और क्षार के बारे में हमें किससे पता चलता है, प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर से। इसके अलावा हम इनकी पहचान किससे कर सकते हैं, इनकी पहचान हम और भी तरीके से कर सकते हैं, वो है हल्दी, हल्दी से भी पहचान कर सकते हैं। ओके, और कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, जैसे कि इम्पोर्टेंट बात थी ये प्राकृतिक सूचक लिटमस और हल्दी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ संश्लेषित सूचक है, सिंथेटिक, जो कि बनाए गए हैं, संश्लेषित, क्या लिख देते हैं बच्चा, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक का मतलब होता है जिसको हमने बनाया है, सिंथेटिक है, बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, मेथिल ऑरेंज, ध्यान रखना, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। और इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दूसरा होता है फिनाल्फिथीन, फिनॉल्फथेलिन, ओके, फिनॉल्फ, फिनॉल्फ बोलेंगे और बाद में थेलिन, ठीक है, फिनॉल्फथेलिन। तो आपको दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि मैं पीछे लिख रहा हूँ अपने, तो अब देख लीजिएगा, ठीक है, अब साफ साफ दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट बातें थीं, और ये सारी इम्पोर्टेंट बातें देखिए एक ही पैराग्राफ में थी। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और लगातार क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से, लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक वर्ड्स को देखिए हमने आपको बताया है, चाहे तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको फिनॉल्फेथेलिन भी देख सकते हैं, ठीक है। कवर हो गया, कोई परेशानी, आगे बढ़े बच्चे, जितना भी था चैप्टर में सारा का सारा हमने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस भी नहीं होना है, क्योंकि उस सबका इंतजाम हमने कर दिया है। पिछली क्लास में कॉल्स आ रही थी, वो सबका इंतजाम कवर कर लिया, ठीक है, अब नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे। इस अध्याय में हम क्या समझेंगे बच्चा, इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समझना ध्यान से, इस अध्याय में हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे। यानी कि अगर अम्ल ज़्यादा है तो क्षार को ले आइए, और अगर क्षार ज़्यादा है तो अम्ल को ले आइए, एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे क्या है बच्चे, रिवर्स हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो था, ये तो एक चैप्टर का अभी तक इंट्रोडक्शन था। इसका मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है, इस चैप्टर का क्या पढ़ा है बच्चे यार, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, परिचय हुए हैं आप अभी अम्ल और क्षार से।
क्या आप जानते हैं, देख लेते हैं क्या क्या जानते हैं आखिर आप। क्या आप ये जानते हैं जो बॉक्स में लिखा हुआ है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक मतलब पिगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, बैंगनी रंग देता है। लिटमस विलियन क्या होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकला निकाला जाता है। आपने क्लास 9th पढ़ी ही होगी, और उसमें आपने एक ग्रुप पढ़ा होगा पेड़ पौधों का, जब वर्गीकरण करते हैं तो बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा ग्रुप का ही एक पौधा है जिसे हम बोल देते हैं लिचेन। लिचेन है, और लिचेन पौधे से ही निकाला जाता है क्या, लिटमस, ठीक है, पौधे से निकाला जाता है लिटमस। लिटमस और कैसा होता है, बैंगनी कलर का रंजक होता है। कहाँ से निकाला जाता है, लिचेन नामक पौधे से। कैसे कलर का होता है, वायलेट कह सकते हैं या बैंगनी, बैंगनी कलर का रंजक होता है, ठीक है। देखिए हिंदी इंग्लिश में कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात क्लियर हुई, आपको जो लिटमस पत्र मिलेगा, लिटमस पेपर मिलेगा, वो एक रंजक से मिलकर बना होता है, बैंगनी कलर के रंजक से मिलकर बना होता है, जिसे हम लिचेन पौधे से प्राप्त करते हैं, जो कि जो पौधे होते हैं उसका वर्गीकरण करते हैं, तो थैलोफाइटा समूह का लिचेन पौधा। ओके, इसे प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। सूचक का मतलब है कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है हमें, कुछ ना कुछ इंडिकेट का मतलब है कुछ ना कुछ हमें बताता है, किसी न किसी की ओर हमें संकेत कर रहा है। किसकी तरफ संकेत करेगा, या तो एसिड की तरफ संकेत करेगा, या तो बेस की तरफ संकेत करेगा। अच्छा, समझ में आ गया आपको, क्लियर। लिटमस विलियन, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है, देखिए बच्चे, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। ओके, तो ये सब आपने पढ़ लिया है, कहाँ से मिलता है, ये सारा का सारा क्लियर है। अगले बढ़ते हैं, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। तो लिटमस पत्र को या लिटमस पेपर को कभी कभी क्या कह देते हैं, अम्ल क्षारक सूचक। सीधी सी बात है, सूचक ही कहेंगे ना, क्योंकि उसके बारे में बताता है ये अम्ल क्षारक सूचक। और कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। कभी कभी क्या कह देते हैं बच्चा, कभी कभी इसको केवल सूचक कहते हैं, लेकिन इसका मतलब भी क्या है, एसिड और बेस के बारे में बताता है, यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में ही बताता है, AB के बारे में बताता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको इस पैराग्राफ में क्या समझ में नहीं आया, आखिर कहाँ परेशानी हुई आपको, जल्दी से बताइए इस पैराग्राफ में। तो देखिए लिटमस, आपको यहाँ तो परेशानी नहीं है, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ भी हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम है, कई ऐसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ हैं जो किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। तो अगर आप लिस्ट देखें, मैं बना देता हूँ एक लिस्ट आपको बहुत अच्छी सी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, अलग अलग। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्राकृतिक कुछ ऐसे पदार्थ जिससे हमें अम्ल और क्षार के बारे में पता चलता है। प्राकृतिक पदार्थ, कौन कौन से प्राकृतिक पदार्थ हैं जिससे हमें अम्ल के बारे में पता चलता है, क्षार के बारे में पता चलता है। तो एक लिस्ट में आप एक कॉपी पर अलग लिख लीजिए, लाल पत्ता गोभी। क्या लिख सकते हैं आप, लाल पत्ता गोभी। दूसरा आप लिख सकते हैं हल्दी। ओके, तीसरा आप लिख सकते हैं हाइड्रेंजिया। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेंजिया। ओके, हाइड्रेंजिया। और आप लिख सकते हैं पेटू पेटू पेटूनिया। क्या लिख सकते हैं बच्चा, पेटूनिया। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जेरानियम। जेरानियम, देखिए आपको 2-3 बार में ही याद हो गया। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिससे हमें अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है जानकारी, इन सब मटेरियल से जानकारी मिलती है। ओके बच्चा, अब हमें यहाँ पर ये देखना है
ये हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। ये हमें किसके बारे में बताते हैं? ये हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से जो लिटमस पेपर है वो भी क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। हल्दी क्या है, वो भी प्राकृतिक पदार्थ है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हल्दी, और आप साथ में लिख दीजिए लिटेस पौधे से जो मिलता है वो लिटमस। ये सारे के सारे क्या हो गए, प्राकृतिक पदार्थ हो गए। और संश्लेषित पदार्थ को आप कवर कर चुके हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज, ओके, और फिनॉल थेलिन। तो कभी कभी संश्लेषित को लिखकर आ जाता है कृत्रिम। क्या लिखकर आ जाता है बच्चे? कृत्रिम। तब भी आप कंफ्यूज मत होना, ये कृत्रिम है यानी कि ये बनाए गए हैं, ठीक है। और वो हमें प्रकृति ने दिए हैं। ये किसको, इसको किसने दिया है? हमारी प्रकृति ने दिया है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम आगे, और कोई परेशानी नहीं रही होगी आपको, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये सीरीज का नाम मैं रख देता धीरे धीरे। तो हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चे? कवर करने वाले हैं एसिड एंड बेस। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। जितना भी मैंने लिखा है एकदम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा बच्चा। अगले बढ़ते हैं। ये भी नोट कर लीजिए जल्दी से, शायद कर लिया होगा, कोई परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न मिला है डायरेक्ट, एकदम से प्रश्न मिल गया हमें। क्या मिल गया है? प्रश्न मिला है, और प्रश्न को समझ लीजिए जल्दी से। जूम कर लेते हैं, और भी जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आप बता दीजिएगा कितना जूम करना है, हम उतना ही जूम कर लेंगे। जूम की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा जूम कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जल्दी से आप देखिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हल कर दीजिए। एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, आपको तीन परिखनलियाँ दी गई हैं। क्या दी गई हैं आपको? आपको तीन परिखनलियाँ, परिखनली जानते हैं ना, कुछ इस तरीके से बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे, ये परिखनली है। तो आपको क्या दिया गया है? आपको तीन परखनलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? जल्दी से बताइए, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे पहचान? ठीक है, कर लेंगे पहचान। तो इसको आपको ही करना है, और बहुत अच्छे से बताया मैंने। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको तीन परखनलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आश्वित जल, आश्वित जल का मतलब है एकदम से स्वस्थ जल, ठीक है, एकदम से बिल्कुल कोई परेशानी, कोई आयन नहीं है इसमें, आश्वित जल है, ठीक है, एकदम से शुद्ध जल है। कैसा जल है? शुद्ध जल। तो आश्रित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो तीन परखनलियाँ मिल गई आपको। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को कौन नीला करता है? जल्दी से बताइए, कौन नीला करेगा?
नीला करता है हमेशा। लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम किसका है? ये काम है सिर्फ और सिर्फ क्षार का। ये काम किसका है बच्चा? क्षार का है, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो जाता है, मैं आपको बता दूं, तो वो आ जाता है सामने, तो वहाँ पर ध्यान रखना है, कोई बड़ी इशू नहीं है। आप कमेंट में बता दिया करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ देखिए, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना है, और इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, देखिए अगले बढ़ते हैं, प्रयोगशाला की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हमें क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। विज्ञान की प्रयोगशाला है, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं। विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए, मतलब इकट्ठी कीजिए, आपके पास ये काम है। सबसे पहला काम ये कीजिए, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए मैंने आपको सारा का सारा पहली क्लास में ही बताया था कि बच्चे कुछ नहीं करना है, कम से कम कुछ याद तो कर लीजिए। क्या याद करना है आपको? कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 याद करना ही करना है, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। देखिए सारे के सारे हमने पहली क्लास में भी आपको बताए थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 का OH, NH4OH, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले आते हैं वो ज़रूर ध्यान रखना है, कंपाउंड हैं ये, और इसका जो सूत्र होता है केमिकल फार्मूला वो ऐसा ही होता है। ऊपर दिए गए विलयन की एक बूंद बाज ग्लास में बारी बारी से रखिए, 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको ही फिल करना पड़ेगा ये। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फेथेलिन एवं मेथिल ऑरेंज विलियन, ओके, मेथिल ऑरेंज विलियन के साथ लिए गए विलियन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो क्या करना है आपको? 2.1 है, विलियन का नमूना लेना है, लिटमस विलियन लेना है, नीला लिटमस विलियन लेना है, फिनोल्फेथेलिन लेना है, मेथिल ऑरेंज लेना है, और ये काम आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ इस काम को, अभी तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया है। ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे करना है, आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछेंगे जरूर, है ना। तो लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फेथेलिन, मेथिल ऑरेंज विलियन के साथ लिए गए विलियन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, इसको आपको करना है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अगले। देखिए बच्चे तो समझिए, रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो रंग में तो परिवर्तन होता है, अगर आप ध्यान देंगे, कभी कभी नीला लिटमस पेपर होता है वो कैसा होता है? रेड हो जाता है, और कभी कभी रेड लिटमस पेपर कैसा होता है? ब्लू हो जाता है ना। तो रंग में परिवर्तन की वजह से ही तो जो सूचक होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। क्या है? अम्ल है या क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय होती है या क्षारकीय होती है, माध्यम में भिन्न हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध कैसी होती है? अम्लीय या क्षारकीय, माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी कहते हैं। मान के चलते हैं कुछ ऐसे पदार्थ है, हमारे पास एक पदार्थ है एक्स, जैसे ही हमने उसको एसिड में डुबोया तो उसकी गंध यहाँ पर कुछ और थी और यहाँ कुछ और हो गई। ऐसे ही एक पदार्थ है वाई, जब हमने उसको बेस में डुबोया तो इसकी यहाँ पर गंध अलग थी, यहाँ पर अलग हो गई, ठीक है। इस तरीके से तो ये जो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ, यानी कि एक्स और वाई,
या कह सकते हैं जो भी हम पदार्थ डुबो रहे हैं और उनकी गंध अलग हो रही है, तो इन्हीं पदार्थों को हम बोल देते हैं गंधकीय सूचक या गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी। क्या बोल देते हैं? ऑल्फैक्टरी। ओके, गंधीय सूचक। नाक से सूंघ कर जो हम बता सकते हैं। एक को तो हम चेक कर रहे हैं ज़बान से, स्वाद खट्टा है, कड़वा है। अब कुछ ऐसे पदार्थ ही होते हैं जिसे बिना चखे हम बता सकते हैं सूंघ कर, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। अगले बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ करना है। देखिए क्या करना है। बारीक कटी हुई प्याज लेना है और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। सबसे पहले आप एक प्याज ले लीजिए, बारीक कटी कटी, जैसे खाना बनाते हैं तो कटी कटी प्याज लेते हैं। बारीक कटी हुई प्याज लेना है और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। कोई प्लास्टिक का थैला है, उसमें स्वच्छ कपड़े का जो है एक टुकड़ा ले लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए। अब जो प्लास्टिक का थैला है उसको हमने क्या किया, कसकर बांध दिया देख कसकर। पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इसको हमने क्या किया, एक फ्रिज है जो हमारे पास, उसमें हमने इसको बंद कर दिया। रेफ्रिजरेटर है, उसमें हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके पास कोई सूचक नहीं है, आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम अम्ल और क्षार की पहचान करें, और आपके पास है भी नहीं, लिटमस पेपर नहीं है, तो आपको करना, प्याज का टुकड़ा लेना और एक तरीके से कपड़े में उसको लिपेट देना और थैले से बांध कर, थैले में बांध करना, प्लास्टिक के थैले में बांध कर कहाँ रखना है, फ्रिज में रखना है। बाद में निकाल लेना है, उससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए, उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलेन की कुछ बूंद डालिए। और HCl आप क्या होता है, आप जानते हैं HCl होता है एसिड। HCl को हम बोल देते हैं अम्ल, है ना। एवं दूसरे पर NaOH की कुछ बूंद डालिए। और NaOH क्या होता है बच्चे, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्षार होता है। ये क्या होता है, क्षार होता है। तो हम अलग अलग जो टुकड़े हैं उस पर एसिड डाल रहे हैं, क्षार डाल रहे हैं। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की जांच कर सकते हैं आप। ओके, आप जांच कर सकते हैं। ये काम होमवर्क है आपके लिए, करना है आपको। नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ देखिए क्या करना है। देखिए लाल लिटमस विलियन है और यहाँ नीला लिटमस विलियन है, ठीक है। और यहाँ पर फिनॉल्फेथेलिन है मेरे, ये दोनों के दोनों आपके संश्लेषित हो गए। हालांकि क्या है, ये सूचक है, इससे हमें अम्ल और क्षार की पहचान होगी। संश्लेषित सूचक है, सिंथेटिक सूचक है, प्राकृतिक कृत्रिम सूचक है, तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पर दोनों, ये भी दोनों सूचक हैं, लेकिन ये जो सूचक हैं ये कौन से सूचक हैं, इसे बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है। प्राकृतिक सूचक। बस कुछ नहीं करना है, लाल लिटमस का विलयन लीजिए, नीला लिटमस विलयन लीजिए, और आपको करना है ये। कल हम बताएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कराएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जो भी मैंने आपको लिखाया है स्लाइड पर नोट कर लीजिए। जो भी मैंने आपको लिखाया है स्लाइड पर बच्चा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, लाइव क्लास है ये। और अगर आप क्लास देख रहे हैं तो शेयर जरूर करना बच्चे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, चैट सेक्शन खाली नहीं रहना है बच्चे। मैं तुरंत चैट का आपका जवाब दूंगा, चैट पर कमेंट, कोई भी कमेंट होगी तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। आप जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी। और इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपने, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए हम फिर पहुँच गए हैं। अब इसको जूम करना है, हमें जूम कर लेते हैं अच्छे से। जूम कर लिया हमने, जूम कर लिया, ज़्यादा जूम नहीं करना है, कम करना है, ठीक है, कम। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व। अगर आपको लगता है कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, हमें तो तेज़ पढ़ने की आदत है, तो तब भी धीरे पढ़िएगा, ठीक है, तब भी धीरे पढ़ना है आपको।
क्योंकि टाइम है आपके पास, जल्दबाजी कोई है ही नहीं, जल्दबाजी करना है रिवीजन में। अभी जल्दबाजी मत करना, अगर अभी जल्दबाजी करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सब्र के साथ पढ़ोगे तो फायदा ही मिलेगा, है ना। अब देखें हमें क्या मिला, अपने प्रेक्षणों को लीजिए। प्रेक्षण का मतलब है जो आपने देखा है, सोचा है, समझा है, उन प्रेक्षणों को लीजिए आप, ठीक है, उन्हीं को लेना है। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए। ये तेल आता है, वैनिला का तेल आता है, लौंग का तेल आता है, थोड़ा वो लेना है, इसमें एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम हो। इनकी गंधों की जांच कीजिए। अब इनको भी हमें जांच करना है, किसकी जांच करना है, गंध की, सूंघना है। अब हमारा काम नाक का रह गया है, जबान का काम कम है। एक परखनली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। इसका मतलब मैंने आपको फिर बता देता हूँ, छोटे बच्चे हैं ना आप, एसिड और एक तरफ ले लेते हैं हम क्षार, ठीक है, एक तरफ हम ले लेते हैं क्षार। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। इस गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज करना है। ये सब काम किसका है, आपका है, घर पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। इसी प्रकार तनु HCl जो कि एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, के साथ लौंग का तेल लेना है, क्लॉव ऑयल लेना है, कि गंध में आए परिवर्तन की जांच करना है और अपने प्रेक्षण को दर्ज करना है। बच्चे अपने प्रेक्षण को क्या करना है, दर्ज करना है, कर दीजिए दर्ज, एक किताब में बनाइए, कॉपी बनाइए, उस पर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, यहाँ समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको तरफ कर लेता हूँ। अब ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए आपके प्रेक्षण के आधार पर, अगर आपने कोई प्रेक्षण किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, तो आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज, लौंग के तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, ये बताना है आपको। ये भी आपका के पास क्या है, होमवर्क है, क्योंकि आप करेंगे तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आप बता ही नहीं पाएंगे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल बार बार कर कर हमें देखना ही पड़ेगा स्टूडेंट। मैं कोई कमेंट अगर है तो कमेंट देख लेता हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, एकदम से लाइव चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग है, आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से। अब आप यहाँ देखेंगे अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसा है ये, इम्पॉर्टेंट है, ओके। बहुत ही का मतलब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्वेश्चंस यहीं से मिलते हैं आप। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। ये तो अभी इंट्रोडक्शन था और एक तरीके से हम अम्ल और क्षार को समझ रहे थे, अब क्लियर हो गया है अम्ल और क्षार क्या होता है। अब हमें ये करना है प्रैक्टिकल। अम्ल की क्षारक के साथ करते हैं प्रैक्टिकल। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर कोई एसिड है तो हमें उसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, धातु के साथ। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर कोई अम्ल है तो अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अभी हम धातु के साथ कराएंगे, पहली बात। फिर हम क्षार की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, धातु के साथ कराएंगे। दूसरी बात, क्या क्या बनने वाला है उसको समझना है, यही पूछते हैं। अगर अम्ल की अभिक्रिया को किसी धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। तो पहले तो आप एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, फिर बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए, ओके, चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परखनली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या है, H2SO4 लीजिए। इसमें दानेदार जिंक, दानेदार जिंक का मतलब है जिंक को डाल दीजिए, यह लिखा हुआ हो सकता है जस्ता, जिंक को हम क्या बोल देते हैं, जस्ता। दानेदार जिंक या जस्ता के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखेंगे।
उत्सर्जित गैसों को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। अब कोई ना कोई गैस जरूर निकली है, उस गैस को हमें कहाँ से पास कराना है? साबुन के विलयन से। साबुन का एक विलयन बनाया है पानी में साबुन डालकर घोलकर, तो साबुन का विलयन, क्योंकि साबुन क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन क्या है बच्चे? साबुन हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो साबुन का हमने विलयन बना लिया है। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बने? बुलबुले बन जाएंगे अगर कोई गैस निकलेगी तो साबुन का बुलबुला जो विलयन है वो थोड़ा चिकना होता है, बुलबुला आसानी से बन सकता है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं। अब एक मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएंगे। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहराएंगे आप। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है, ये भिन्न है, आपको ये बताना है। देखिए ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, और जो मैंने आपको बताया है पढ़कर वही चीज़ है, ठीक है? आपको ये देखना है ध्यान से, फिर मैं इसको कराता हूँ अच्छे से। ठीक है बच्चा, देख लिया आपने? बहुत अच्छे। अब हमें इसको समझना है। देखिए सबसे पहले हमने एक स्टैंड लिया है। स्टैंड एक माध्यम है जिस पर हम परख नली को रखते हैं, और फिर हमने क्या किया है? एक परख नली ली है। क्या ली है बच्चे? परख नली ली है। और फिर हमने क्या लिया है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कहाँ लिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल? इस परख नली में। इसको बोल देते हैं H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोल देते हैं? H2SO4। तनु का मतलब है जिसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम है, ठीक है? अब दानेदार जिंक के टुकड़े भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दानेदार जिंक के टुकड़े, या इसको हम कह सकते हैं जस्ता। क्या कह सकते हैं बच्चा? जस्ता, ठीक है? बस हमको यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले बढ़ते हैं, अब समझते हैं। अब आप देख रहे हैं, देखिए ये तो एक हो गया आपका H2SO4, ठीक है? और ये हो गया आपका जस्ता यानी कि जिंक। अब H2SO4 की जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं देखेंगे आप। जिंक क्या है? एक जिंक क्या है? एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। दोबारा से लिख लीजिए, जिंक क्या है? एक धातु है। H2SO4 क्या है बच्चा? H2SO4 है एसिड यानी कि अम्ल है। तो बात यहाँ पर समझिए, यानी कि एक धातु की रिएक्शन हम एक अम्ल के साथ करा रहे हैं, और उस अम्ल के साथ करा रहे हैं जिसमें H पॉजिटिव आयन काफ़ी कम है, ज़्यादा खतरनाक एसिड नहीं है। अब हमने जैसे ही रिएक्शन कराई तो क्या चेंज देखने को मिलेगा? थोड़ा सा चेंज कराते हैं बच्चे, देखिए रिएक्शन कराते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, Zn की रिएक्शन कराई किसके साथ? H2SO4 की रिएक्शन। कहाँ हो रही है? परख नली में। तो कुछ बने ना बने, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर ही बनेगी बच्चे। क्या बनेगी? देखिए H2 जहाँ दिखाई दे जाए तो वहाँ तो कतई ही आप निकाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस तो ज़रूर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकली, और साथ में Zn किसके साथ क्रिया कर लेगा? Zn कर लेगा ZnSO4 के साथ रिएक्शन। किसके साथ कर लेगा रिएक्शन बच्चे? ZnSO4 के साथ। अब यहाँ पर क्या बनना है? जिंक सल्फेट, इसको हम बोल देते हैं जिंक सल्फेट। और ये कौन सी गैस बन गई? हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धातु की अपक्रिया हमने किसके साथ कराई है? अम्ल के साथ कराई है। तो क्या बना है? जिंक सल्फेट। और अगर आप देखेंगे तो गैस निकल रही है हाइड्रोजन। और जिंक सल्फेट क्या है? एक तरीके से देखा जाएगा तो ये है लवण। क्या है? ये लवण है, साल्ट है। क्या है बच्चा? साल्ट है। ओके, ये क्या है? साल्ट है, ठीक है? ये साल्ट है। अब कोई परेशानी तो नहीं है आपको? किसी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन थी, हमने आपको बता दिया है। अब हमें बस करना क्या है? हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले तो निकलेंगे ही,
अभी करके दिखाया है, क्यों निकला है, कैसे निकली है हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही निकली है हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस के जब बुलबुले निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, इस परख नली से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, जल्दी से बताइए, इस परख नली से ये गैस कहाँ जा रही है, इस परख नली से ये गैस जा रही है एक साबुन के विलयन में। कहाँ जा रही है, साबुन के विलयन में। साबुन का विलयन कैसा होता है बच्चा, साबुन का विलयन मिलेगा आपको यहाँ पर चिकना, कैसा मिल जाएगा, साबुन का विलयन काफ़ी चिकना दिखाई देगा। और ये साबुन का विलयन जब चिकना है तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले की तरह बाहर को आएगी। कैसे आ रही है, बुलबुलों की तरह आएगी। और जब हम इस बुलबुलों पर रख देंगे कैंडल, यानी कि अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती, तो ये जो है मोमबत्ती जलती मोमबत्ती की और ज्वाला बढ़ जाएगी। ज्वाला कैसे होगी, बढ़ जाएगी। और एक ध्वनि आएगी निकलकर, फट फट की ध्वनि, हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है इसलिए। क्योंकि जब भी हाइड्रोजन गैस का दहन होता है तो एक ध्वनि आती है, फट फट की ध्वनि। और हाइड्रोजन गैस कैसी है, हाइड्रोजन गैस होती है ज्वलनशील गैस। हाइड्रोजन गैस कैसी है बच्चा, ज्वलन ज्वलनशील गैस। ठीक है, तो इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना है, अच्छे तरीके से समझना है। देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझ में आ गया। और यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ज्वलन गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन। ओके, बस इतनी सी बात थी इसमें। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्या करेंगे नोट, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, तो मैं हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए। जी, और फुल स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। और नेक्स्ट पेज पर इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। फिर हम देख लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चे, 51 मिनट हो चुकी हैं। और ये पूरा स्टूडियो है जो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, है ना। हाँ, बहुत कुछ मिलने वाला है, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मैं रिएक्शन कराता हूँ एक। सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं, जूम करना भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं तो देख नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। देखिए, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर भी लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या दीजिए, ध्यान, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है, इसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार हम कह सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, जैडन की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी थी, H2SO4 के साथ। और जो जिंक है, जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जिंक की क्रियाशीलता क्या है बच्चे, ज़्यादा है। इसलिए जिंक ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इसलिए क्या हो गया, Zn H2, यहाँ पर लिखिए Zn SO4, Zn SO4 लिख लीजिए जल्दी से, Zn SO4, और निकल गई हाइड्रोजन गैस। और ये अभिक्रियाएं को हम अच्छे तरीके से पहले क्लास में बता चुके हैं। जब इस तरीके से जो रिएक्शन होती हैं वो कौन सी रिएक्शन होती हैं बच्चे, विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, विस्थापन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। देखिए एक के साथ साथ और भी चीज़ें हमें रिवाइज होंगी, यानी कि अगर हम अगले बढ़ते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होती चली जा रही हैं, है ना। तो क्लास को मिस मत करना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बात सिर्फ इतनी सी है, जब हम किसी अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो बनता है लवण और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ओके, इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो बनता है साल्ट प्लस निकलती है हाइड्रोजन गैस।
लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए कोई धातु है, मटेरियल है, क्या है, तो इस तरीके से हम लिखते नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम रिएक्शन को किसके फॉर्म में लिखते हैं, रिएक्शन को प्रतीक की फॉर्म में लिखते हैं, और ऐसे हम प्रतीक नहीं बना सकते। तो एसिड को एसिड लिखेंगे, मेटल को मेटल लिखेंगे, और लवण को लिखेंगे हम साल्ट, और इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे हम हाइड्रोजन। ओके बच्चे, ऐसे दिखाना है तो ऐसे ही दिखाएंगे। एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2.4 में देखें। देखिए 2.4 में क्या है, एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। कोई परखनली है, रख दें। देखिए फटाफट 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 रख दीजिए। क्या रखेंगे, जिंक के दानेदार टुकड़े। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल ले लेते हैं। अब इसमें क्या ले लेते हैं, घोल है किसका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने घोल ले लिया है। अब घोल मिलाकर उसे क्या करना है, गर्म करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये रिएक्शन जो है बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि बस यहाँ चेंज क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ पर बेस है, क्या है, क्षार है, और जिंक तो यहाँ पर भी धातु ही है, क्या है, जिंक तो यहाँ पर भी मेटल ही है। और अगर आप यहाँ देखेंगे सोडियम जिंकेट जो बना है Na2ZnO2, तो इसको हम बोल देते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण या साल्ट। ठीक है, और निकलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बात इतनी सी है, धातु के साथ आप चाहे अम्ल की रिएक्शन कराइए, धातु के साथ चाहे आप क्षार की रिएक्शन कराइए, एक बात तो कॉमन है, दोनों ही रिएक्शन में लवण निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जरूर ही निकलेगी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इस रिएक्शन को। देखिए बैलेंस करना सिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है बच्चे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बैलेंस करना नहीं सीख पाएंगे। हमारे पास कौन से NaOH, एक विलयन ये है, एक्वेटिक है, विलयन है, और हमारे पास है जिंक के टुकड़े, तो हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बन रहा है एक यौगिक Na2ZnO2। ओके, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, निकल रही है हाइड्रोजन गैस। दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर कर देता हूँ, अब दिखाई देगा। तो हमें इसको बैलेंस करना भी सीखना पड़ता है। देखिए एक ये क्या है, कंपाउंड यौगिक को ध्यान रखना, कोई भी यौगिक बनकर आता है उसको ध्यान जरूर रखना कि ये तो फार्मूला है। फार्मूला बनाना क्लास 9th में सीख चुके हैं आप, एक फिक्स रेशियो होता है, स्थिर अनुपात में होता है फार्मूला। तो Na को हम 2Na नहीं कह सकते, Na2ZnO2 ही बोलेंगे। ये क्या है, ये कंपाउंड है, एक यौगिक है, और यौगिक अपने निश्चित अनुपात में होता है। तो बच्चे ये याद करना पड़ेंगे आपको, ये क्या करना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे। और इसे बोल देते हैं जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, इस यौगिक को, सोडियम सोडियम जिंकेट। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, तो मैंने भी लिख ही दिया है। तो Na कितना है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Na कितना है यहाँ पर, Na है 2। तो हमें बस Na को करना है 2, क्योंकि पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, धातु को। कर दिया धातु को बैलेंस 2Na। अब हम ढूंढेंगे कोई यहाँ पर उपधातु है, सॉरी अधातु है कोई, तो अधातु तो नहीं दिख रही है, फिर हम किसको हल करेंगे यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर जिंक दिखाई दे रहा है, देखिए जिंक धातु है, तो इस धातु को भी देख लेते हैं, जिंक को भी देख लेते हैं बच्चे। तो जिंक भी एक धातु है, तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो पहली धातु हमने सॉल्व करी, उसके बाद हम दूसरी धातु सॉल्व कर रहे हैं। जिंक कितना है, देखिए जिंक भी 1 है, तो जिंक 1 है तो 1 कर